हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो। जैसा कि आप सभी को पता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम बिगिन होने वाले हैं। तो जो भी बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, उन सभी के स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि सर आपने थ्योरेटिकल कंटेंट की तो वीडियो बना दी है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सब्जेक्ट की, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हमें चाहिए जिससे हम प्रैक्टिस करके अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। तो मैं आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ इस वीडियो का पार्ट 1, जिसमें आज हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से जो जो आपके टॉपिक्स एग्जाम में आ रहे हैं, उनमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो हर टॉपिक का मैं एक ऐसा क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि उस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा और उससे आपका कंप्लीट टॉपिक कवर हो जाएगा। लेकिन उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करवा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, तो मैं आपको क्वेश्चन लेकर आया हूँ और साथ में उसका सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। जो ये सॉल्यूशन है ये मैंने किसी सोर्स से लिए हैं, मैंने खुद सॉल्व नहीं करे हैं, लेकिन आप लोगों के लिए मैं ये लेकर आया हूँ और आपको इनको एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा, क्वेश्चंस भी और इनके सॉल्यूशंस भी। तो चलिए बिना देर के शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। और अगर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, वहां से आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वो हैगा अकाउंटिंग ऑफ बोनस इशू। इसमें देखिए, फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। आपको बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिया है, इसमें ऑथराइज्ड कैपिटल दिया, आपको इशूड कैपिटल दी है, रिजर्व्स दिए हैं, जनरल रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम और प्रॉफिट एंड लॉस। क्या बोला है? ऑन 1 अप्रैल 2020 द कंपनी मेड अ फाइनल कॉल ऑफ 2 ऑन 90,000 इक्विटी शेयर। द कॉल मनी वाज रिसीव्ड बाय 20th April। Thereafter, the company decided to capitalize its reserve by way of bonus at the rate of 1 share for every 4 share held. Show the necessary entry in the books of account and prepare the extract of balance sheet. बोनस इशू का क्वेश्चन है, इसमें आपको बोनस शेयर इशू करने की एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले तो जो कंपनी ने 2 रुपए की कॉल मंगाई है उसकी एंट्री करेंगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। 1,80,000 1,80,000 90,000 शेयर्स पर 2 रुपए मंगाए हैं। उसके बाद अब कंपनी क्या कर रही है? बोनस इशू कर रही है। बोनस इशू करने के लिए कंपनी कहाँ कहाँ से अमाउंट यूज कर रही है? सबसे पहले कंपनी ने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज करा 20,000 रुपीज से। उसके बाद जनरल रिजर्व का यूज करा 1,60,000 का और प्रॉफिट एंड लॉस का यूज करा 45,000 का। टोटल 2,25,000 रुपीज का यूज करा है कंपनी ने। उसके बाद जो लास्ट एंट्री हैगी वो हैगी बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,25,000। ठीक है, मे बी आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। बहुत ही क्लियरली सारे सॉल्यूशन दिए गए हैं, सारी चीजें एक एक स्टेप की आपको इसमें गिवन है। अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर बोनस, ये वर्किंग नोट बनाया है कि आपको कितने रुपए की जरूरत पड़ने वाली है। तो 90,000 शेयर पर 1/4 के रेशियो में बोनस इशू करा गया है और 10 रुपीज पर शेयर का प्राइस है, तो 2,25,000 आपका अमाउंट आ गया। ये हो गया आपका बोनस इशू का क्वेश्चन। इससे ज्यादा डीप में और कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा आपका, बोनस इशू का इतना ही आएगा। फिर जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अकाउंटिंग ऑफ बोनस इशू, रिडिम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिडिम्पशन ऑफ डिबेंचर। सारी चीजें इसमें मिक्स दी गई है क्वेश्चन में। वाई बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिया है आपको, ऑथराइज्ड कैपिटल दी गई है, इशूड एंड पेड अप कैपिटल दी है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया है। उसके बाद आपको डिबेंचर दिए हैं, ट्रेड पेबल्स दिए हैं, एप्लीकेशन ऑफ फंड दिया है, मतलब आपको कई सारे एसेट्स बताए हैं, इन्वेस्टमेंट है आपके पास, डेफर्ड टैक्स एसेट्स है, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक बैलेंस, ये सारी चीजें दी गई हैं। अब देखिए, इन एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड ऑन 28 जून द कंपनी पास्ड द फॉलोइंग रेजोल्यूशन। सबसे पहले स्प्लिट इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच इंटू 5 रुपीज ऑफ ₹2 फ्रॉम 1 जुलाई। उसके बाद रिडीम 8% प्रेफरेंस शेयर एट प्रीमियम ऑफ 5%। फिर रिडीम 9% डिबेंचर बाय मेकिंग ऑफर टू डिबेंचर होल्डर टू कन्वर्ट देयर होल्डिंग इनटू इक्विटी शेयर ऑफ ₹10। Accept cash on redemption to issue fully paid up bonus share in the ratio of 1 equity share for every 3 share held on record date. On 10th July, investment was sold for 5,55,000 and preference share were redeemed. 40% of debenture holder exercised their option to accept cash and their claim was settled on 1st August. The company's fixed 5 September as record date on bonus issue was concluded by 12th September. ठीक है, आपको इन सभी को जनरलाइज करना है। इसमें सारी चीजें हैं, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, इशू ऑफ शेयर्स का भी है और बोनस इशू भी दिया गया है आपको, और कई सारी एडजस्टमेंट इसमें आपकी कवर हो जाती हैं, कई सारे आपके टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। तो देखिए, जनरल एंट्रीज में आपको पढ़ के बता देता हूँ एक बार। सबसे पहले आप क्या कर रहे हो? स्प्लिट ऑफ करा है अपने शेयर्स को, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख टू 3 लाख, ये शेयर्स आपके स्प्लिट हो गए। आपको यहाँ साथ में इसके अगर कैलकुलेशन दिखा दोगे तो अच्छा रहेगा।
फिर अगर बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपने इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर दी 5,50,000 की, जिसकी कॉस्ट थी 4,90,000 और प्रॉफिट हो गया 65,000 का। उसके बाद आपने इससे प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करा है, तो 8% प्रेफरेंस शेयर, रिडीम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 5,25,000 और 5,25,000। फिर आपने जो ये प्रीमियम की अमाउंट है इसे और जो फेस वैल्यू की अमाउंट है उसे सीआरआर में ट्रांसफर करा है, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडीम्पशन टू सीआरआर अकाउंट 5,25,000 5,25,000। उसके बाद आपने क्या करा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अमाउंट पे करी है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5,25,000। फिर डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 7,500 इंटरेस्ट दिया है अपने पहले डिबेंचर पर। फिर उसके बाद प्रेफरेंस उस इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट 7,500। फिर 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 2,50,000। उसके बाद डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश इक्विटी शेयर कैपिटल एसपीआर 2 लाख 1 लाख 30,000 और 1 लाख 20,000। ठीक है। फिर आपने क्या करा, बोनस इशू करने से पहले बोनस का प्रोविजन बनाया, तो सीआरआर अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर 1,10,000। उसके बाद आपने बोनस शेयर इशू कर दिया, तो बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,10,000। ये हो गया आपका कंप्लीट जनरल एंट्री इस पूरे क्वेश्चन की। ठीक है, सारी जनरल एंट्री क्लियर हैं, सभी अमाउंट्स क्लियर हैं, कुछ भी ज्यादा टिपिकल इसमें नहीं था। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो टॉपिक है रिडिम्पशन ऑफ डिबेंचर, उसके ऊपर है। तो देखिए समराइज बैलेंस शीट दी है आपको, शेयर कैपिटल दी है, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिबेंचर रिडिम्पशन रिजर्व अकाउंट, कन्वर्टेबल डिबेंचर, करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन। देखिए अगर आपको इसमें कोई भी एडजस्टमेंट समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करिएगा, वहां पर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है। एसेट है, फिक्स्ड एसेट्स हैं, डिबेंचर रिडिम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट है, कैश एंड बैंक बैलेंस है, अदर करंट एसेट्स है। क्या बोला है, डिबेंचर आर ड्यू फॉर रिडिम्पशन ऑन 1 जुलाई। द टर्म ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर प्रोवाइडेड दैट दे वर रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम कॉन्फर्ड ऑप्शन टू डिबेंचर होल्डर टू कन्वर्ट 20% of their shareholding into equity share at predetermined price of ₹15.75 per share and the payment in cash। तो अब क्या हुआ है, ये ऑप्शन दिया गया था डिबेंचर होल्डर को कि वो अपने 20% होल्डिंग को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और बाकी को कैश के एज अ कैश एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो अब डिबेंचर होल्डर में क्या करा, तो एक्सेप्ट फॉर 100 डिबेंचर होल्डर, 100 डिबेंचर होल्डर छोड़कर 25,000 डिबेंचर, द रेस्ट ऑफ देयर देम एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ मैक्सिमम कन्वर्जन। 100 डिबेंचर होल्डर थे जिनके पास 25,000 डिबेंचर थे। इन 25,000 डिबेंचर को छोड़कर बाकी सभी डिबेंचर होल्डर ने कन्वर्जन का ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया है। द इन्वेस्टमेंट रियलाइज हुई है, इन्वेस्टमेंट को आपने बेच दिया है जो कि पार पर बिकी हैं। ऑल दी ट्रांजेक्शन आर पुट थ्रू विदाउट एनी लैग ऑन 1 जुलाई। सभी ट्रांजेक्शन 1 जुलाई को हो गई है। तो आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है और इन सभी चीजों को बैलेंस शीट में दिखाना है। तो सबसे पहले तो देखिए आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर की अमाउंट देखते हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए आपको कितनी अमाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो 1 लाख डिबेंचर है, 105 रुपीज पर आपको रिडीम करने हैं, तो 1 करोड़ 5 लाख अमाउंट की जरूरत पड़ेगी। अब इसमें से आपके पास ऑप्शन है कि या तो कुछ ऑप्शन होंगे कि 100% कैश में एक्सेप्ट करें डिबेंचर होल्डर, या फिर वो 20% अपनी होल्डिंग को ट्रांसफर कर शेयर्स में कन्वर्ट कर लें, बाकी का कैश एक्सेप्ट कर लें। तो देखिए सबसे पहले जो 100% कैश ले रहे हैं वो कितने हैं, 25,000 डिबेंचर हैं, तो उन्हें हम 105 रुपीज देंगे, तो 26,25,000 हमें कैश में जरूरत पड़ेगी। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 है जिसमें 75 डिबेंचर होल्डर है, उनके लिए 105 रुपीज चाहिए हमें, तो 78,75,000 हमारे पास ये अमाउंट की जरूरत पड़ेगी। अब इस अमाउंट को हम पहले 20% इक्विटी शेयर होल्डर के फॉर्म में देंगे, तो 50,75,000 के हम शेयर इशू करेंगे और बाकी की जो अमाउंट बचेगी हमारे पास 63 लाख की, वो हम कैश में पे करेंगे। ठीक है। तो देखिए इसके लिए जनरल एंट्रीज आएंगी। सबसे पहले आप डिबेंचर्स को कैंसिल करेंगे, 13.5% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 1 लाख 5 लाख और 1 करोड़ 5 लाख। फिर डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करेंगे, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 89,25,000 89,25,000 जिन्हें कैश में पे करा है। फिर डिबेंचर होल्डर को शेयर इशू करेंगे, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू एसपीआर, तो 15,75,000, इसमें से 10 लाख फेस वैल्यू है, 5,75,000 का आपका सिक्योरिटी प्रीमियम एसपीआर है, प्रीमियम है। फिर बैंक अकाउंट टू डीआरआई जो डिबेंचर रिडिम्पशन इन्वेस्टमेंट थी वो आपने सेल कर दी 15 लाख की। फिर डिबेंचर रिडिम्पशन रिजर्व जो था उसे आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे 10 लाख रुपीज का, तो डिबेंचर रिडिम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। उसके बाद आप बैलेंस शीट प्रिपेयर कर देंगे, तो शेयर कैपिटल आ जाएगी आपके पास 60 लाख रुपीज की। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस में आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम 5,75,000 का, जनरल रिजर्व 1 करोड़ का, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस आपका 5 लाख का,
और नॉन करंट लाइबिलिटीज हो जाएंगी 65 लाख की और करंट लाइबिलिटीज 1,25 लाख की। ऐसे ही एसेट साइड में नॉन करंट एसेट्स आ जाएंगे आपके पास, उसमें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 16 लाख का, अदर करंट एसेट्स 2 करोड़ के और बाकी का कैश एंड बैंक बैलेंस 75,000 का। ठीक है, ये आपकी बैलेंस शीट भी टैली हो गई। ये हो गया आपका डिवेंचर रिडेम्पशन का क्वेश्चन। अब एक कंसेप्ट है आपका परचेज ऑफ ऑन डिवेंचर। ये आपका इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ इसका एक क्वेश्चन ले आया हूँ ताकि आपको इसकी एक तरीके से नॉलेज हो जाए। अगर बाई चांस एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसे सॉल्व कर पाएं। तो देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है, ऑन January 1 रमन लिमिटेड अलॉटेड 20,000 9% डिबेंचर 100 ईच एट पार, द टोटल अमाउंट हैव बीन रिसीव्ड अलोंग विद एप्लीकेशन। रमन लिमिटेड ने 1 जनवरी 2006 को 20,000 डिबेंचर इशू करे जिसकी प्राइस क्या थी, 100 रुपीज पार पर इशू करे। अब क्या क्या हुआ है, 1 जनवरी 2008 को कंपनी परचेज इन ओपन मार्केट 2,000 डिबेंचर परचेज करे कंपनी ने 101 रुपीज पर और उन्हें इमीडिएटली कैंसिल कर दिया। उसके बाद 1 जनवरी 2011 को कंपनी ने रिडीम करे डिबेंचर 6 लाख डिबेंचर बाय ड्रॉ ऑफ लॉट। फिर ऑन January 2012 द कंपनी परचेज डिबेंचर ऑफ फेस वैल्यू 4 लाख एट रुपीज 3,95,600 इन ओपन मार्केट, हेल्ड देम एज इन्वेस्टमेंट एंड देन कैंसल्ड देम। और फाइनली एज पर रिजोल्यूशन ऑफ बोर्ड द रिमेनिंग डिबेंचर वर रिडीम्ड एट 2% प्रीमियम ऑन 1 जनवरी 2016। आपको क्या क्या जनरल एंट्रीज पास करनी है इन सभी की और अकाउंट्स बनाने हैं। तो देखिए सबसे पहले 1 जनवरी 2006 को कंपनी ने क्या करा, डिबेंचर अलॉट करे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 2 लाख 20 लाख 20 लाख। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर 9% डिबेंचर अकाउंट आपने डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए 20 लाख 20 लाख। उसके बाद 1 जनवरी 2008 को कंपनी ने अपने खुद के डिबेंचर परचेज करे। तो इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2 लाख 2,000। फिर उसके बाद कंपनी ने 1 जनवरी 2008 को इन डिबेंचर को इमीडिएटली कैंसिल कर दिया। तो 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2,000 और इन्वेस्टमेंट इन आउट डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट 2 लाख 2,000। फिर 1 जनवरी 2011 को कंपनी ने क्या करा, और डिबेंचर्स को रिडीम करा। तो 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 6 लाख 6 लाख। ठीक है, ये हो गई आपकी इनकी जनरल एंट्रीज। इसका हाफ सॉल्यूशन आना रह गया है, पुट होना रह गया है। तो इसकी एंट्री जो आपका थर्ड वाला है और फोर्थ वाला है, इसकी एंट्री रह गई है। जैसे हमने ये ऊपर वाली इन्वेस्टमेंट की एंट्री करी, ये वाली इसकी एंट्री की तरह होना है ये थर्ड वाली, और जो लास्ट फोर्थ वाली है वो होनी है आपकी इसकी तरह, बस इसमें प्रीमियम वाली अमाउंट आ गई आपकी। तो प्रीमियम वाला जैसे आप एडजस्टमेंट कर देंगे, बाकी एंट्री आपकी सेम रहनी है। ठीक है, उसकी ये पिक आनी रह गई है गलती से, कोई बात नहीं, लेकिन एंट्री इजी है, मैंने आपको बता दिया, वैसे आप कर सकते हैं। अब एक आपका नेक्स्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट जो कि डायरेक्ट मेथड की कैश फ्लो है। इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, आपको कैश फ्लो प्रिपेयर करनी है। तो देखिए सबसे पहले आपको फॉर्मेट क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 पर्टिकुलर अमाउंट का कॉलम। सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन सभी एक्टिविटीज में से आपको देखना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कौन कौन सी है। तो इसमें आई है, देखिए रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से जो आपको पैसा मिला है वो आपका इनफ्लो है, तो पॉजिटिव लिखा है। पेमेंट टू शॉप सप्लायर, सप्लायर को आपने पेमेंट करी है 2,47 की, ये नेगेटिव में आई है। पेमेंट फॉर डिवेंचर होल्डर को 115 की पेमेंट करी है। वेजेज एंड सैलरी पे करी है 69 रुपीज़ की। टैक्सेशन पे करा है 243 का, ये सारी आपकी नेगेटिव में आई है। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास पॉजिटिव फिगर आ जाएगी 309 की। तो ये हो गया आपका नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा आपका सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और पेमेंट फॉर फिक्स्ड एसेट्स। आपने सेल करी है 128 की, परचेज करा है 230 का, तो आपका नेगेटिव बैलेंस आ गया नेट 162 का। उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपका इशू ऑफ शेयर आया 300 का, डिविडेंड पे आया 80 रुपीज़ का और रिपेमेंट ऑफ लोन आया 250 का। तो आपके पास नेट आ गया -30, ये आ गया नेट इन आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब आप इसमें निकालेंगे नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैसे निकालेंगे, जो आपका ऑपरेटिंग का, इन्वेस्टिंग का और फाइनेंसिंग का है, इन सबको ऐड कर देंगे, 177 आ गया। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 35 आ गया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है 212 आ गया। ठीक है, ये आपका मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड से आपको कैश फ्लो प्रिपेयर करनी है। सिंपली आपको कुछ नहीं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना होता है जो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन होती है। थोड़ा सा टिपिकल वाला कौन सा होता है, वो होता है जब आपको इनडायरेक्ट मेथड से प्रिपेयर करनी हो। तो देखिए ये क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो प्रिपेयर करने का, सारी इन्फॉर्मेशन गिवन। इसमें आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन होता है और इसके बेसिस पर आपको इसमें से और कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, उससे इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो प्रिपेयर करनी होती है।
इनडायरेक्ट मेथड में कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ जो आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करते हो उसमें थोड़ा सा चेंज होता है, बाकी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग वाले सेम ही रहते हैं। तो इसमें मैं आपको सिर्फ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करते हैं ये कैलकुलेट करके बता देता हूँ। सबसे पहले आपको लिखना होता है इसमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में गिवन होता है 8,08,900। ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में आपको ये फिगर यहाँ पर गिवन है 8,08,900, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें ऐड करना होता है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, मतलब आपने जो प्रॉफिट एंड लॉस में से इस ईयर का प्रोविजन क्रिएट करा है वो आएगा 1,25,000 का। इससे आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो कि आया 9,33,900। अब इसमें आपको एडजस्टमेंट करनी होती है। एडजस्टमेंट में आपको क्या करना होता है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की जो भी इनकम होती हैं उन्हें लेस करना होता है, और जो इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी के एक्सपेंस होते हैं उन सभी को इसमें ऐड करना होता है। तो देखिए ट्रांसफर टू रिजर्व आपका एक तरीके से एक्सपेंस है, तो आप इसे दोबारा ऐड करेंगे इसमें। प्रपोज डिविडेंड आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का एक्सपेंस है, इसे आप ऐड करेंगे। पेटेंट रिटर्न ऑफ पेटेंट को राइट ऑफ कर दिया, आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का लॉस हैगा तो इसे ऐड करेंगे। डेप्रिसिएशन आपका एक तरीके से नॉन कैश एक्सपेंस है, इसे आप ऐड करेंगे। उसके बाद आपका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का प्रॉफिट है, इसे लेस करेंगे। फिर आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंश्योरेंस क्लेम हैगा, उसे भी आप इसमें से लेस करेंगे। तो आपके पास आ जाएगा ऑपरेटिंग कैश फ्लो बिफोर दी वर्किंग कैपिटल चेंज, जो कि आया 11,04,600। अब इसमें आपको क्या एडजस्टमेंट करनी होती है, जो भी आपके करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहे होते हैं उन्हें ऐड करना लेस करना होता है। अगर करंट एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं तो उन्हें लेस करना ऐड करना होता है, और अगर आपके करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है उन्हें ऐड करना होता है, और करंट लाइबिलिटीज डिक्रीज हो रही हैं तो उन्हें लेस करना होता है। तो देखिए इंक्रीज इन स्टॉक, आपका करंट एसेट्स बढ़ रहा है तो आप इसे लेस करेंगे 40,000। इंक्रीज इन डेटर, आपके करंट एसेट्स बढ़ रहा है 67,500 को लेस करेंगे। इंक्रीज इन क्रेडिटर, आपके क्रेडिटर इंक्रीज हो रहे हैं, करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसे ऐड करेंगे 63,790। डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस, आपका करंट एसेट्स है ये डिक्रीज हो रहा है तो आप इसे ऐड करेंगे 2,850। इससे आ जाएगा आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन 10,63,740। उसके बाद जो आपने इनकम टैक्स पे करा है इस ईयर का वो आएगा 1,18,775। इससे आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी 9,44,965। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंश्योरेंस क्लेम को यहाँ पर ऐड करना होता है, आपने ऊपर से डिडक्ट करा था नीचे ऐड करना है। तो आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो कि है 10,44,965। ठीक है, ये आपका मेथड होता है कि इनडायरेक्ट मेथड से आपको कैश फ्लो अगर प्रिपेयर करनी है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो आप कैसे निकालते हैं। बाकी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का सेम ही होगा, अगर आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपका सॉल्यूशन करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका जो टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। अगर आपको किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने का क्वेश्चन आता है तो वो आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसके बेसिस पर आपको जो ये दोनों चीजें हैं ये प्रिपेयर करनी है। आप इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, ये क्वेश्चन है आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है। मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ और आपको शो कर देता हूँ कैसे शो करते हैं। तो सबसे पहले आएगा आपका बैलेंस शीट ऑफ ओमेगा लिमिटेड। इसमें आपको पर्टिकुलर्स का कॉलम देना होता है, नोट रेफरेंस देनी होती है, करंट ईयर का कॉलम और प्रीवियस ईयर का कॉलम। सबसे पहला जो हेड आता है इक्विटी एंड लाइबिलिटी आता है, उसके अंदर आपको लिखना होता है शेयर होल्डर फंड। इसमें आपको शेयर कैपिटल आती है, रिजर्व एंड सरप्लस आता है। शेयर कैपिटल आपकी 300 हैगी और रिजर्व एंड सरप्लस हैगा 530। मैंने पहले ही कह दिया, अगर कोई भी एडजस्टमेंट आपको समझ में नहीं आती है तो आप उसे कमेंट में मेंशन करिएगा, मैं आपको वहां पर इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। फिर अगर आपका सेकंड हेड जो आता है वो आता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। इसमें आपकी कोई अमाउंट नहीं आती है, मोस्टली क्वेश्चन में ये ब्लैंक होता है। थर्ड आती है नॉन करंट लाइबिलिटी, इसमें आपकी 200 वैल्यू आएगी। फिर आपकी आती है करंट लाइबिलिटी, इसमें आपको शो करना पड़ेगा क्या है आपकी करंट लाइबिलिटी। ट्रेड पेबल्स होंगे 52 के, ठीक है। तो आपका टोटल आ गया 1,082। फिर आपको एसेट साइड आती है दूसरी, जो इसी में ये आपको एक हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में ही बनानी होती है, इसे आप वर्टिकल फॉर्मेट में बनानी होती है। आप इसे हॉरिजॉन्टल या टी शेप नहीं बना सकते। करंट एसेट्स में एसेट्स के अंदर पहला आता है आपका नॉन करंट एसेट्स। इसमें आपका आता है इंटेंजिबल एसेट्स। ये जो हेडिंग मैंने दी गई है ये आपको हेडिंग लिखनी कंपलसरी होती है, ये हेडिंग बैलेंस शीट में आपकी शो होनी चाहिए। इंटेंजिबल एसेट्स में आपके पास कुछ भी नहीं है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 880, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है। फिर आता है आपका करंट एसेट्स नेक्स्ट हेड, इसमें आपको इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और अदर करंट एसेट्स, ये सारी चीजें मेंशन करनी होती हैं। 86, 96, 20 और ब्लैंक। इसका भी आपका टोटल आ गया 1082।
इसके बाद आपको जो ये नंबरिंग दी गई है, ये नोट्स बनाने होते हैं। मतलब अगर किसी भी हेडिंग के अंदर एक से ज़्यादा आइटम्स हैं तो फिर आपको उन्हें नोट्स के अंदर दिखाना होता है। यहाँ पर उनकी टोटल अमाउंट आती है, तो ये नोट्स बनाते हैं आप जब प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट दोनों चीज़ें बन जाती हैं उसके बाद। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाएंगे, तो लिखना हेडिंग आती है इसकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड। इसमें आपको पर्टिकुलर्स, नोट रेफरेंस, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। सबसे पहले हेडिंग आती है आपकी इसकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें आपको क्या लिखना होता है, जो आपका क्या नाम है सेल्स, जो नेट सेल्स होती है वो आती है आपकी 700 के आगे। उसके बाद अदर इनकम में अगर आपकी कोई भी सेल्स के अलावा, मतलब जो आपका बिजनेस है उससे अलावा कोई भी इनकम होती है वो आपकी आती है अदर इनकम में। जैसे कि इसमें दिया गया है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट 2 रुपये का। ये फिगर्स हैं वो थाउजेंड्स में हैं, इसलिए आप उन्हें ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपका थर्ड हेडिंग आती है टोटल इनकम। इन दोनों का टोटल करना होता है आपको, ऊपर वाले का 702 आ गया। उसके बाद आपको लिखने होते हैं इसमें एक्सपेंस। एक्सपेंस के अंदर आपके पास 7 हेड आते हैं इसमें। कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज, जिन्हें आप कहते हैं मतलब आपने कितने के गुड्स खरीदे हैं, तो 320। फिर फाइनेंस कॉस्ट, अगर आपका कोई इंटरेस्ट वगैरह है 20 रुपीज़ का। फिर डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, जो भी डेप्रीशिएशन आपका 76 रुपीज़ का है इसमें। फिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, मतलब आपने अगर एम्प्लॉय को कोई बेनिफिट दिया है, मतलब सैलरी वगैरह अगर कुछ भी चीज़ दी है तो वो आएगी, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। फिर अदर एक्सपेंसेस में अगर आपके कोई और एक्सपेंस हो जाते हैं तो वो आते हैं आपके इसमें, तो वो आ गए 120 के। इससे आपका आ जाता है टोटल एक्सपेंस जो कि 536 का आता है। जब आप ये टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं तो आपके पास आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड, जो कि आया 166। इस तरीके से आपको प्रिपेयर करनी होती है अपनी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपका फॉर्मेट होता है। अब इसके बाद आपको इनके प्रिपेयर करने होते हैं नोट्स। अच्छा, अभी प्रॉफिट एंड लॉस का थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा दिया गया है इसमें। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर पीरियड ब्रॉट डाउन, मतलब जो आप पिछले साल से अपना प्रॉफिट लेकर आए हो वो आया है 72। उसके बाद आपने अप्रोप्रिएशन लिखनी हो, मतलब आपने क्या क्या इसमें से ट्रांसफर करा है, तो आपने डिविडेंड पे करा, ट्रांसफर टू रिजर्व करा है। उसके बाद जो आपको बैलेंस शीट में शो करने के लिए बच जाता है वो बच जाता है 220। इसके बाद आपको इसके नोट्स प्रिपेयर करने होते हैं। तो जो बैलेंस शीट में आपके आइटम थे उनके नोट्स देंगे। शेयर कैपिटल में आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल आपको शो करनी होती है 400। उसके बाद इशूड कितनी कर रखी है 300। रिजर्व एंड सरप्लस में आपके पास जो जो रिजर्व है, तो जनरल रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, रिवैल्यूएशन है और प्रॉफिट एंड लॉस है 130, 90, 140 और 220। तो आपके पास 530 के रिजर्व आ गए। फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज में 10% डिबेंचर है, तो 200 के ये आ गए। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस में आपके पास आएंगे फैक्ट्री एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 60, 30 एंड 30, तो 120 के ये आ गए आपके। फिर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आपके पास लैंड है, प्लांट एंड मशीनरी है, इसमें आपको नेट वैल्यू डालनी होती है, तो 360 और 320 आपकी नेट वैल्यू आई 880 की, जब आपने इनमें से डेप्रीशिएशन लेस कर दिया। तो इस तरीके से आपको इसके नोट्स प्रिपेयर करने होते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका अकाउंटिंग ऑफ ईसॉप्स, मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। इसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है, तो देखिए क्या क्वेश्चन दिया है। कंपनी ग्रांट 2000 एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान ऑन 1 अप्रैल 60 रुपीज़ के दिए हैं, जब मार्केट प्राइस था 170। वेस्टिंग पीरियड है 2.5 ईयर का। मैक्सिमम एक्सरसाइज पीरियड है 1 ईयर का। 600 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स ऑन 1 मई 2020। 1200 ऑप्शन आर एक्सरसाइज्ड ऑन 30 जून 2021। 200 वेस्टेड ऑप्शन लैप्स एट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज पीरियड। द रिक्वायर 5 जनरल एंट्रीज आपको पास करनी है, ये आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। क्या करा है कंपनी ने, 200 एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान दिए हैं 1 अप्रैल 2018 को। 60 रुपये में ऑप्शन दिया है, जबकि मार्केट प्राइस है 170 का। उसमें से 2.5 साल का वेस्टिंग पीरियड है आपका। जो मैक्सिमम पीरियड है 1 साल का हैगा आपका वेस्ट करने का, एक्सरसाइज करने का है। 1 साल के बाद आप उसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो 600 तो अनवेस्टेड ऑप्शन है जो कि लैप्स हो गए 1 मई 2020 को। उसके बाद 1200 ऑप्शन एक्सरसाइज हुए हैं 30 जून को। उसके बाद 200 ऑप्शन लैप्स हो गए एंड में, जब पीरियड खत्म हो गया तो वो लैप्स हो गए। तो सबसे पहले 31 मार्च 2021 को ईसीसी मतलब एम्प्लॉय कंपनसेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू ईसॉप्स अकाउंट 80,000 के। उसके बाद P&L अकाउंट डेबिट टू ईसीसी, या आपने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिए कॉस्ट 80,000 की। फिर 31 मार्च 2022 को अपने पहले आप क्या कर रहे हैं, एक तरीके से प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं सारी। तो ईसीसी अकाउंट डेबिट टू ईसॉप्स 1,60,000 सेकेंड ईयर में। उसके बाद आपने इसे प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ईसीसी 1,60,000। उसके बाद थर्ड ईयर में आपने फिर से प्रोविजन क्रिएट करी 1,60,000 की। अब देखिए 2.5 साल का पीरियड पूरा हो गया, आपने सारे पीरियड्स में प्रोविजन क्रिएट कर लिए। अब आप क्या करेंगे, जो पहले ऑप्शन एक तरीके से आपके लैप्स हो गए हैं, मतलब अनवेस्टेड रह गए हैं, उसको ट्रांसफर करेंगे। तो ईसॉप्स अकाउंट डेबिट टू ईसीसी टू जीआर, तो 2 लाख 1,60,000 और 40,000 ये आपका आ गया।
उसके बाद आपको क्या करना है, 31 मार्च 2024 को ईसीसी टू ईसॉप्स फिर से आपने क्रिएट करा 80,000 का, फिर पीएनएनएल अकाउंट डेबिट टू ईसीसी 80,000, फिर आपने ईसीसी टू ईसॉप्स 80,000, उसके बाद फिर से प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट एंड लॉस टू ईसीसी 80,000। ये आपका पूरा 2.5 ईयर्स का पीरियड का आपके जितने भी, जब तक आपको एक्सरसाइज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा था तब तक का आपने इसमें प्रोविजन क्रिएट कर लिया। उसके बाद 30 सितंबर 2025 को बैंक अकाउंट डेबिट टू ईसॉप्स अकाउंट टू ईसीसी अकाउंट टू एसपीआर अकाउंट, ये आपने ऑप्शन एक्सरसाइज हो गए 2,70,000, 3 लाख और 4,80,000। फिर आपने जो अनवेस्टेड ऑप्शन रह गए मतलब लैप्स हो गए, उन्हें आपने ट्रांसफर कर दिया 30 सितंबर 2025 को ईसॉप्स टू जनरल रिजर्व अकाउंट, जो कि 90,000 रुपीज़ की। ये आपकी टोटल जनरल एंट्री होनी है इस छोटे से क्वेश्चन की। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी एक तरीके से हम कह सकते हैं कंसेप्ट है आपका, जो कि आपको जनरल एंट्रीज का सारा खेल है। आपको अमाउंट कैलकुलेट करने में सबसे ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम होगी, तो वो आपको देखना है कि कैसे कैलकुलेट करनी है। अगर कोई अमाउंट आपको समझ में ना आए तो कमेंट करिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखिए, एक ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस कंसेप्ट का, जो कि एक ऑल इन वन क्वेश्चन है। जैसे अभी हमने ऊपर देखा था, इसमें आपको सारी चीज़ें गिवन है, सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। आपकी प्रेफरेंस शेयर्स का रिडीम्पशन हैगा, बायबैक हैगा आपका, और उसके बाद आपका इसमें करंट एसेट्स की सेल भी हो रही है, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर हैगी, उसके बाद इक्विटी शेयर, बोनस शेयर, सारी चीज़ें आपकी इसमें कवर हो जाती हैं। तो ये देखिए, ये आपके पास क्वेश्चन हैगा कंप्लीट। इसमें आपको क्या करना है, कैलकुलेट मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दैट कैन बी ब्राउट आउट बाय कंपनी और रिकॉर्ड दी जनरल एंट्रीज। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये आपको खुद सॉल्व करके देखना है और इसे समझने की कोशिश करनी है। सारी चीज़ें क्लियरली गिवन है, कोई भी टिपिकल चीज़ नहीं है। बस थोड़ी सी आपको अमाउंट में दिक्कत होगी, उसके लिए भी मैंने आपको वर्किंग नोट बना के दे रखा है, तो आपको इसमें और कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, ये आपका इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाता है। तो देखिए, इसी के साथ दोस्तों आपके जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, इसमें अब एक अमालगमेशन जो आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रह गया है, उसके क्वेश्चंस इंक्लूडेड नहीं है। बाकी सारे जितने भी आपके छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो सभी मैंने इसमें आपको कवर करवा दिया है। बहुत ही जल्द मैं अमालगमेशन वाले के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगा, लेकिन तब तक आप इससे काम चलाएं। ये सारे क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स से स्कोर कर सकते हैं। मे भी आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।